हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 266 डोंट रीड सॉरी। राजेश और मोहिनी। उत्तराखंड। पवन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहिनी और राजेश दोनों हैरान रह गए थे। राजेश ने हल्के गुस्से से पर धीमी आवाज में कहा, ये बुढ़ा कैसा बाप है। इसकी बेटी इसके घर से किडनैप हो गई है और इस बुढ़े को अब तक कोई खबर ही नहीं है। साला बुढ़ा सटिया गया है कमीना। मोहिनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम उसे बुढ़ा बोल रहे हो? खुद को देखो, तुम उसके बाप के जमाने के हो, इस नाते तो तुम उससे ज्यादा बुढ़ा हुए। राजेश मुंह बनाते हुए बोले, तो क्या हुआ अगर मैं उसके बाप के जमाने का हूँ? देखिए मुझे, मैं अब भी जवान हूँ और मुझे नहीं तो खुद को देखिए। आप तो अभी भी हसीन कली है। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी गार्डन से गुलाब को तोड़कर लाया गया हो। राजेश की बात सुनकर न चाहते हुए भी मोहिनी हंसने लगी थी। उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे ही फालतू बातों से लड़कियों को पटाया करते थे क्या? राजेश शर्माते हुए बोला, कोशिश करता था, इनफैक्ट कर रहा हूं, पर एक है जो अब भी नहीं पट रही है। उसके कहते ही मोहिनी ने हंसना बंद कर दिया और उसे देखने लगी। मोहिनी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि वो छिपने के चक्कर में राजेश के कितने करीब खड़ी थी। राजेश उसे बहुत प्यार से देख रहे थे, जिसे देखकर मोहिनी के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई थी और उसकी पलकें अचानक झुक गई थी। राजेश ने कुछ कहना चाहा कि दोनों को काल की आवाज सुनाई दी और दोनों सिर घुमाकर उसे देखने लगे। काल अंदर आते हुए बोला, पवन, प्रीति मेरे पास है, शिवी को भी तुम वही मंगवा लो क्योंकि आज शिखा को खत्म कर देंगे। कहते हुए उसने प्रेम को देखा। प्रेम ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, प्रीति तुम्हारे पास है से क्या मतलब? वो तुम्हारे पास क्या कर रही है? काल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपने हाथों से शिखा की जान लेनी थी, इसलिए वो आज सुबह सुबह ही मेरे पास आ गई थी और अब वही है जहां उसे होना चाहिए। खैर, तुम्हें क्या लगता है शिवी को तुमने किडनैप किया है? तुम जरा ठीक से सोचो, वो आज अकेले उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? प्रेम ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे पता है शिवी जानबूझकर किडनैप हुई है ताकि वो सब शुभी तक पहुंच सके। तुम क्या आज ही शुभी से शादी करने वाले हो? काल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम चाहो तो तुम भी वहां शिवी से शादी कर सकते हो। प्रेम ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसने अब तक शुभी को देखा नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो शिवानी की तरह दिखाई देती है। प्रेम को अंदर ही अंदर काल से नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। उसने सिर झटका और वापस बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। काल उसे देख अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर उसने तिरछी नजर से उस तरफ देखा जहां मोहिनी और राजेश खड़े थे। वो उन्हें शैतानी मुस्कुराहट लिए देख रहे थे। तभी मोहिनी और राजेश को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और दोनों ने सिर घुमाकर पीछे देखा। खंड हवेली। प्रीति सुबह से ही कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसे टाइम पर ब्रेकफास्ट मिल गया था। उसने अब तक शुभी और काल को नहीं देखा था। वो दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, हेलो, कोई है बाहर? कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुन एक आदमी ने दरवाजे को खोला तो प्रीति ने पूछा, तुम्हारी बॉस कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। कहते हुए उसकी नजर बाहर हो रहे सजावट पर पड़ी। उस आदमी ने जवाब दिया, वो आ रहे हैं, पर तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। अगर दोबारा शोर किया न तो हाथ पैर बांध दूंगा तुम्हारे। प्रीति ने झट से हाँ में सिर हिलाया, फिर अंदर चली गई। उस आदमी ने दरवाजे को बंद किया और वापस चला गया। प्रीति बेड पर बैठते हुए बोली, शादी की तैयारी हो रही है, पर किसकी शादी होनी है आज? ये हो क्या रहा है? दूसरी तरफ अंश लैपटॉप लिए बैठा था। उसने शिवी के कपड़ों में ट्रैकर फिट किया था, पर अब तक वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। शिवा उसके पीछे अपने हाथों को रगड़ते हुए चक्कर लगा रहा था। उसने अंश को घूरते हुए कहा, अंश के बच्चे, अगर 5 मिनट में तुमने मेरी रिद्धि का पता नहीं लगाया न तो तुम्हें मुंबई के समुद्र में फेंक दूंगा। अंश उसकी धमकी सुनकर अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, अरे अरे, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं बस उसे ट्रैक कर लूंगा, आप शांत से बैठे तो। शांत से नहीं बैठा जाता तो नहीं बैठ जाता मैं।
इसे किसने हैकर बना दिया? साले से एक एड्रेस नहीं निकाला जा रहा है। शिवा ने चिढ़ते हुए रेहान से कहा तो रेहान ने उसे शांत करते हुए कहा, भाई तू पैनिक मत लो, ये बच्चा ढूंढ लेगा उसे, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो हम ट्विंकल की शादी कहीं और कर देंगे। ये सुनते ही अंश छत से पलटकर उसे देखने लगा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और तब से मेरा सिर खाए जा रहे हैं दोनों। अरे जाकर वहां एक कोने में खड़ा हो जाए, वरना मैं शिवी को ढूंढना छोड़ ट्विंकल को लेकर भाग जाऊंगा। शिवा और रेहान ने उसे ऐसा लुक दिया जैसे आंखों से ही उसे जलाकर भस्म कर देंगे। इस बार अंश ने भी चिढ़ते हुए कहा, आप दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ खड़ा रहना है तो एकदम चुप होकर रहो, वरना मैं मामी जी को बुला दूंगा। अंश इससे आगे कुछ कह पाता कि उसके कानों में एक टिक टिक की आवाज आई। आवाज सुनते ही उसने पलटकर लैपटॉप को देखा, फिर खुशी से चिल्लाते हुए बोला, फाइनली आई काउच हिम। उसकी बात सुन शिवा और रेहान भी खुश हो गए और तीनों लैपटॉप उठाकर एक कमरे में गए जहां शिखा बाकी सबके साथ बैठी थी। अंश ने उसे एड्रेस दिखाई तो उसके आंखों में चमक आ गई। उसने सबको देखकर सिर हिलाया, फिर वो और शिवम वहां से निकल पड़े। राजेश और मोहिनी। उत्तराखंड। पवन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहिनी और राजेश दोनों हैरान रह गए थे। राजेश ने हल्के गुस्से से पर धीमी आवाज में कहा, ये बुढ़ा कैसा बाप है? इसकी बेटी इसके घर से किडनैप हो गई है और इस बुढ़े को अब तक कोई खबर ही नहीं है। साला बुढ़ा सटिया गया है कमीना। मोहिनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम उसे बुढ़ा बोल रहे हो? खुद को देखो, तुम उसके बाप के जमाने के हो, इस नाते तो तुम उससे ज्यादा बुढ़ा हुए। राजेश मुंह बनाते हुए बोले, तो क्या हुआ अगर मैं उसके बाप के जमाने का हूँ? देखिए मुझे, मैं अब भी जवान हूँ, और मुझे नहीं तो खुद को देखिए। आप तो अभी भी हसीन कली है। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी गार्डन से गुलाब को तोड़कर लाया गया हो। राजेश की बात सुनकर न चाहते हुए भी मोहिनी हंसने लगी थी। उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे ही फालतू बातों से लड़कियों को पटाया करते थे क्या? राजेश शर्माते हुए बोला, कोशिश करता था, इनफैक्ट कर रहा हूं, पर एक है जो अब भी नहीं पट रही है। उसके कहते ही मोहिनी ने हंसना बंद कर दिया और उसे देखने लगी। मोहिनी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि वो छिपने के चक्कर में राजेश के कितने करीब खड़ी थी। राजेश उसे बहुत प्यार से देख रहे थे, जिसे देखकर मोहिनी के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई थी और उसकी पलकें अचानक झुक गई थी। राजेश ने कुछ कहना चाहा कि दोनों को काल की आवाज सुनाई दी और दोनों सिर घुमाकर उसे देखने लगे। काल अंदर आते हुए बोला, पवन, प्रीति मेरे पास है, शिवी को भी तुम वही मंगवा लो क्योंकि आज शिखा को खत्म कर देंगे। कहते हुए उसने प्रेम को देखा। प्रेम ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, प्रीति तुम्हारे पास है से क्या मतलब? वो तुम्हारे पास क्या कर रही है? काल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपने हाथों से शिखा की जान लेनी थी, इसलिए वो आज सुबह सुबह ही मेरे पास आ गई थी और अब वही है जहां उसे होना चाहिए। खैर, तुम्हें क्या लगता है शिवी को तुमने किडनैप किया है? तुम जरा ठीक से सोचो, वो आज अकेले उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? प्रेम ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे पता है शिवी जानबूझकर किडनैप हुई है ताकि वो सब शुभी तक पहुंच सके। तुम क्या आज ही शुभी से शादी करने वाले हो? काल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम चाहो तो तुम भी वहां शिवी से शादी कर सकते हो। एपिसोड 267 प्रीति मीट शुभी। उत्तराखंड। सुबह से दोपहर होने को आई थी। प्रीति कमरे में बैठी बैठी थक चुकी थी। वो बेड से उठी और कमरे में चहलकदमी करते हुए बोली, और कितना वेट करूं? पता नहीं कौन है वो जिसने मुझे किडनैप किया है। शिखा? नहीं नहीं, वो मेरा किडनैप क्यों करेगी, और करेगी भी तो ऐसी जगह पर क्यों रखेगी मुझे? उसने दरवाजे को देखा, फिर कुछ सोचकर वो दरवाजे के पास गई। उसने डोर नॉक करना चाहा कि उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी और वो हैरानी से बोली, ये दरवाजा तो खुला है, लगता है प्लेट्स ले जाने टाइम बंद करना भूल गया था वो आदमी, और मैं पागल तब से यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। देखती हूँ शायद यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। उसने घेरे से दरवाजे को खोला, फिर बाहर झांक कर देखने लगी। चारों तरफ देखने पर भी जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो कमरे से बाहर निकल आई और आगे बढ़ गई। प्रीति चारों तरफ देखते हुए चलती जा रही थी।
वो आंखें बड़ी किए हैरानी से सब कुछ देखते हुए बोली, यहाँ किसकी शादी होनी है? इतना काम झाम देखकर तो यही लगता है जैसे किसी की शादी होनी है यहाँ। तभी उसे सामने से दो आदमी आते हुए दिखे। उन्हें देखकर वो झट से एक पिलर के पीछे छिप गई और उन्हें देखने लगी। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस बुढ़े की भी क्या किस्मत है। कहा ये 50 साल का और कहा ये लड़की 18-19 की। दूसरे आदमी ने कहा, किस्मत नहीं है भाई, लालच है लालच इस बुढ़े को। अभी मेरी पेंटिंग बनाओ शुगर कैंडी। गो। इवान तृष्णा को देख रहा था जो कि आंखें बड़ी किए दीवार पर लगे मेडल और ट्रॉफी देख रही थी। इसके साथ ही वहां कई सारे पेंटिंग रखे हुए थे। तृष्णा उन सबको हैरानी से देख रही थी। वो एक पेंटिंग को छूते हुए बोली, ये सब तुमने बनाया है शुगर कैंडी? तुम पेंटर हो क्या? इवान सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पेंटिंग करना पसंद है। उसने तिरछी नजर से कोने में रखे कैनवस को देखा जिस पर तृष्णा की पेंटिंग रखी हुई थी, पर राहत की बात ये थी कि उस पर एक कपड़ा डाला हुआ था जिस वजह से तृष्णा की पेंटिंग दिख नहीं रही थी। इवान ने उसे देखकर राहत की सांस ली कि तृष्णा और पेंटिंग को देखते हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, तुम्हें तो पेंटर होना चाहिए। तुम सिर्फ क्यों बन गए? कहते हुए वो हल्का मुस्कुराई तो इवान ने भी पेंटिंग को देखते हुए कहा, डैड चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह से ज्वाइन करूं, वरना मुझे तो पेंटर ही बनना था। तृष्णा ने पलटकर उसे देखा। इवान की आंखों में खालीपन दिख रहा था, एक दर्द सा दिख रहा था। वो जिस तरह से अपनी पेंटिंग देख रहा था उससे तृष्णा समझ गई थी कि इवान को पेंटिंग कितनी पसंद है। तभी डोर नॉक हुआ और इवान ने पेंटिंग से नजरें हटाई। तृष्णा ने कहा, लगता है ईशानी डिनर लेकर आ गई। इवान ने सिर हिलाया और कहा, मैं देखता हूँ। वो दरवाजे के पास जाने को हुआ कि ईशानी की आवाज आई, मॉम भाई बिल्कुल ठीक है, आप क्यों उनके कमरे में जाना चाहती हो? शोभा ने कहा, अरे मैं बस देखना चाहती हूँ वो आज नीचे डिनर के लिए क्यों नहीं आ रहा। ईशानी ने सिर हिलाया और अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची करते हुए बोली, भाई मॉम डिनर लेकर आई है, उन्हें आपको देखना है, वो कमरे में आ रही है। शोभा जी उसे अजीब नजरों से देखने लगी थी। उन्होंने सिर हिलाया फिर डोर नॉक करने लगी। वहीं इवान का क्यूट चेहरा एक बार फिर से घबराहट से भर गया था। उसने तृष्णा को देखा जो अब भी शांति से खड़ी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो शोभा जी के आ जाने और उसे देख लेने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इवान ने तृष्णा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप अब भी यहीं क्यों खड़ी है? जाए जाकर छिप जाए कहीं, अगर मॉम ने देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, हमारे बारे में? जाए आप कहीं छिपिए। तृष्णा ने बोरियत से कहा, अगर देख लिया तो देख लिया और इसमें सोचने वाली क्या बात है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे शुगर कैंडी, तुम हर बात पर इतने घबरा क्यों जाते हो यार? इवान उसे पर्दे के पीछे ले जाते हुए बोला, आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप छिप जाओ। उसने तृष्णा के ऊपर पर्दा डाला तो तृष्णा पर्दे को हटाते हुए बोली, तुम सच में इनोसेंट हो या फिर बेवकूफ हो? अभी तुम्हारी ईशू ने कहा था न कि यहाँ से मेरे पैर उसने देखा था, तब भी तुम। इवान ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, प्लीज प्लीज घिरे बोली, अच्छा मेरी गलती, अब आप प्लीज कहीं छिप जाओ प्लीज। तृष्णा ने उसका हाथ हटाया फिर घूर कर उसे देखा। इवान ने प्लीजिंग आंखों से उसे देखा तो तृष्णा पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली और डोर को बंद कर दिया। इवान ने उसके जाने पर राहत की सांस ली और खुद को नॉर्मल करते हुए डोर खोलने चला गया। उसके डोर खोलते ही शोभा जी अंदर घुसी चली आई और पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोली, कहाँ गई वो? बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं कौन है जो इतनी रात को मेरे बेटे के कमरे में चली आई है। इवान ने ईशानी को देखा तो ईशानी ने झट से नमे सिर हिला दिया। उसकी न देख इवान ने कहा, मॉम आप किसकी बात कर रहे हो? मेरे रूम में कोई नहीं है, इस वक्त कौन यहाँ आएगा? शोभा उसे घूरते हुए बोली, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ यहाँ कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ इनू, मुझसे चालाकी नहीं। ईशानी हंसते हुए बोली, मॉम आप भी ना, भाई को देखकर ऐसा लगता है कोई इनसे पटने वाली है। आपने देखा था न जब डैड ने रोमा के बारे में बताया था तब भाई कैसे चुप बैठे थे। इवान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा,
ईशु चुप कर जाओ और मॉम मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, आप जाओ मैं कल बात करता हूँ। ईशानी ने भी कहा, हाँ मॉम मैं भी इसीलिए आपको मना कर रही थी। भाई उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक अच्छी प्लेन रेडी कर रहे हैं, बहुत बिजी है ये, आप चलो इन्हें काम करने दो। ये जितनी जल्दी उस सीरियल किलर को पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी इन्हें प्रमोशन मिलेगा और हम पेरिस जाएंगे घूमने। शोभा जी और ईवान उसे देख मुस्कुरा दिए। शोभा जी ने टेबल पर प्लेट रखा, फिर कुछ याद करते हुए बोली, पर इतना सारा खाना क्यों? इनू तू तो इतना खाना नहीं खाता। ईवान ने कहा, वो मॉम मैं सारी रात काम करूंगा न तो मुझे भूख लगेगी इसलिए। शोभा जी ने सिर हिलाया, फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। ईशानी भी उसे बाय बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही ईवान ने डोर बंद किया और वॉशरूम में चला गया। उसने वॉशरूम का डोर जैसे ही ओपन किया, तृष्णा ने उसके टी शर्ट को पकड़ा और उसे दीवार से लगाकर खुद उसके सामने खड़ी हो गई। ईवान एक पल को घबरा गया था। उसने तृष्णा को देखा तो कहा, सीनियर आप ये क्या कर रही है? तृष्णा उसे घूरते हुए बोली, पहले तुम बताओ ये रोमा कौन है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? ईवान अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, रोमा लड़की है डैड की फ्रेंड की बेटी, आपने ठाकुर सर के पार्टी में उसे देखा होगा। तृष्णा उसके करीब आई और उसे कोल्ड वॉइस में बोली, वो तो मुझे भी पता है रोमा एक लड़की है, पर उसका तुमसे क्या रिश्ता? ईवान ने झट से कहा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो तो डैड चाहते हैं कि। तृष्णा उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चुप हो जाने पर वो बोली, बोलो तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं? शुगर कैंडी? ईवान ने अटकते हुए कहा, डैड चाहते हैं कि मैं उनके फ्रेंड की बेटी रोमा से शादी कर लूं। कहते हुए उसने तृष्णा को देखा जिसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। कुछ देर बाद दोनों बेडरूम में थे। तृष्णा सोफे पर पैर चढ़ाए बैठी अपने सामने खड़े ईवान को घूर रही थी। ईवान को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने कुछ कहना चाहा कि तृष्णा ने कहा, तुमने क्या कहा अपने डैड को? डोंट से कि तुमने उन्हें हाँ कर दिया है और तुम उससे शादी कर रहे हो। ईवान ने कहा, डैड मुझसे पूछते नहीं है, वो अपना फैसला सुनाया करते हैं। और तुम सुन। एपिसोड 268 प्रीति मीट शुभी। उत्तराखंड। सुबह से दोपहर होने को आई थी। प्रीति कमरे में बैठी बैठी थक चुकी थी। वो बेड से उठी और कमरे में चहलकदमी करते हुए बोली, और कितना वेट करूं? पता नहीं कौन है वो जिसने मुझे किडनैप किया है। शिखा? नहीं नहीं, वो मेरा किडनैप क्यों करेगी, और करेगी भी तो ऐसी जगह पर क्यों रखेगी मुझे? उसने दरवाजे को देखा, फिर कुछ सोचकर वो दरवाजे के पास गई। उसने डोर नॉक करना चाहा कि उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी और वो हैरानी से बोली, ये दरवाजा तो खुला है, लगता है प्लेट्स ले जाने टाइम बंद करना भूल गया था वो आदमी, और मैं पागल तब से यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, देखती हूँ शायद यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। उसने घेरे से दरवाजे को खोला, फिर बाहर झांक कर देखने लगी। चारों तरफ देखने पर भी जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो कमरे से बाहर निकल आई और आगे बढ़ गई। प्रीति चारों तरफ देखते हुए चलती जा रही थी। वो आंखें बड़ी किए हैरानी से सब कुछ देखते हुए बोली, यहाँ किसकी शादी होनी है? इतना काम झाम देखकर तो यही लगता है जैसे किसी की शादी होनी है यहाँ। तभी उसे सामने से दो आदमी आते हुए दिखे। उन्हें देखकर वो झट से एक पिलर के पीछे छिप गई और उन्हें देखने लगी। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस बुढ़े की भी क्या किस्मत है, कहा ये 50 साल का और कहा ये लड़की 18-19 की। दूसरे आदमी ने कहा, किस्मत नहीं है भाई, लालच है लालच। इस बुढ़े की बुरी नजर उस मासूम लड़की पर पड़ी है और क्या? वैसे मुझे समझ नहीं आया, जब वो शादी इस लड़की से कर रहा है तो उसने उस प्रीति चड्डा को क्यों अगवा किया है? उसका क्या करेगा ये? पहले आदमी ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे इस आदमी से बहुत डर लगता है। देखता है न तू, ये कभी भी आता है कभी भी जाता है। पता नहीं ऊपर वाले कमरे में ऐसा क्या है जो ये किसी को भी वहां जाने नहीं देता है। दूसरा आदमी बोला, सही कहा तुमने, बस हमें हमारे पैसे मिल जाए फिर तो मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी ये बुढ़ा कुछ ठीक नहीं लगता, हैवान जैसा दिखता है, राक्षस कहेगा। दोनों बातें करते हुए चले गए थे। प्रीति उनकी बातें सुनकर सोचने लगी थी।
तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो हाथ में गजरा और कुछ सामान लेकर एक कमरे में जा रहा था। कुछ पल बाद वो आदमी खाली हाथ बाहर आया और वहां से चला गया। प्रीति ने उस कमरे को देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके तरफ बढ़ गई। कमरे में शुभी दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। उसने बहुत खूबसूरत लाल लहंगा पहन रखा था, रेड लिपस्टिक और मेकअप, और दुल्हन बनेंगी शुभी आज कमायत लग रही थी। एक लड़की उसके पास खड़ी उसे तैयार कर रही थी। उसने गजरा उठाया और शुभी के बालों में लगा कर कहा, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब आप बिल्कुल तैयार है शादी के लिए। तभी कमरे का दरवाजा खुला और प्रीति अंदर आई। उस लड़की ने उसे देखा तो वो उसके पास जाते हुए बोली, कौन हो तुम, और यहाँ कैसे आई तुम? प्रीति ने उसे घूरते हुए कहा, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए पर तुम पूछ रही हो। शुभी सिर झुकाए बैठी थी। आवाज सुनकर उसने सिर उठाया तो मिरर में प्रीति को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और झट से खड़ी होकर उसके तरफ पलट गई। प्रीति ने भी अब जाकर अपनी नजरें उस तरफ की और शुभी को देखा। उसे देखते ही उसकी भी आंखें बड़ी हो गई और हैरानी से घिरे से बोली, शिवानी, ये तो बिल्कुल शिवानी की तरह दिखाई देती हैं। वो लड़की उसके पास आते हुए बोली, ओह हेलो, चलो बताओ कौन हो तुम? एक मिनट, तुम कहीं प्रीति चड्ढा तो नहीं जिसे बॉस किडनैप करके लाए थे? तुम वही हो न? तुम कमरे से बाहर कैसे आई? प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, पैरों से आई और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर हाँ तो पहले ये बताओ तुम्हारा ये बॉस है कौन और उसने मुझे क्यों किडनैप किया है? वो लड़की उसकी बात सुन अजीब तरह से मुस्कुराए और कुछ कहने को हुई कि उसके सिर पर एक डंडा लगा और वो अपना सिर पकड़ कर नीचे बैठ गई। प्रीति ने उसे देखा तो फिर वो उसके पीछे देखते हुए बोली, तुम थोड़ी देर बाद भी वे कर सकती थी ना? शुभी अपने दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं उस डरवाने अंकल से शादी नहीं करना चाहती। इससे पहले कि वो आ जाए मुझे यहाँ से जाना है। प्रीति ने सिर हिलाया और कहा, जाना तो मुझे भी है, पता नहीं किस पागल बुढ़े ने मुझे किडनैप किया है। खैर चलो साथ में भागते हैं। शुभी को उसका आइडिया अच्छा लगा, उसने हामी भरी, फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। उन्होंने कुछ ही कदम चले होंगे कि उन्हें काल आता हुआ दिखा। उसे देखकर प्रीति गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये आदमी मुझे शुरू से ही सही नहीं लगता था, पर ये। कहते हुए उसे याद आया कि पवन नैना से क्यों शादी करना चाहता था। उसने तिरछी नजर से शुभी को देखा तो उसे सारी बातें समझ में आ गई, पर अब भी उसके मन में सवाल था कि काल ने उसे क्यों किडनैप किया था। काल आंगन में बने शादी के मंडप में जाकर बैठ गया था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो शुभी ने कहा, दी, आप इसे जानते हो क्या? दी। प्रीति ने उसे गौर से देखते हुए कहा तो शुभी ने कहा, आप मुझसे बड़ी लगी इसलिए कहा मैं 19 की हूँ। आप कितने के हो? शुभी ने मासूमियत से कहा तो प्रीति ने कहा, मैं 23 की हूँ। शुभी ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से कहा, अच्छा चलिए निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि ये हमें देख लें। वो जाने को हुई कि प्रीति ने उसके हाथ को पकड़ लिया। एपिसोड 269, शादी में हमें नहीं बुलाया। उत्तराखंड। प्रीति ने शुभी का हाथ पकड़ा तो शुभी पलटकर उसे देखने लगी। वो उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको भागना नहीं है क्या यहाँ से? चलिए भागते हैं, इससे पहले कि वो हमें देख ले, निकलते हैं यहाँ से। प्रीति ने उसे एक नजर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले जाने लगी। शुभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। पंडित जी अग्नि कुंड में आहुति देते हुए कहा, दुल्हन को बुलाए। काल ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी जाने को हुआ। तभी प्रीति शुभी को लेकर वहां आई और मंडप के पास उसका हाथ झटकते हुए बोली, ये रही तुम्हारी दुल्हन, तुम्हें इससे ही शादी करनी है ना? काल ने दोनों को देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं शुभी शॉक्ड होकर प्रीति को देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काल ने अपने आदमी को इशारा किया और शुभी को लाने को कहा, पर प्रीति बीच में बोली, तुम शादी बाद में करना, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। इसका समझ में आता है तुम्हें इससे शादी करनी है, इसलिए तुमने इसे किडनैप किया, पर मुझे क्यों किडनैप किया है तुमने? मेरा यहाँ क्या काम? काल कुछ बोलता उससे पहले उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी।
आवाज सुनकर उसने और शुभी ने पीछे पलट कर देखा तो दोनों शॉक्ड हो गई। प्रेम शिवी का हाथ पकड़े उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए ला रहा था। शिवी बार बार उससे अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी पर वो छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी दोनों की नजर प्रीति से होते हुए शुभी पर गई। शुभी भी उन दोनों को ही देख रही थी। प्रेम प्रीति को वहां देखकर हैरान था। उसने कहा, दुर्गा तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये लड़की तो। दुर्गा शुभी ने धीरे से कहा और प्रीति को देखने लगी। प्रीति ने कहा, ये लड़की शुभी है। आई नो भाई, ये शिवानी जैसी दिखती है पर काल को इससे शादी करनी है। शायद जो स्पेशलिटी नैना में थी वही इसमें भी है। और मैं यहाँ क्यों हूँ ये तो आप इस काल से पूछो। इसने मुझे कल रात को हमारे विला से किडनैप किया है। प्रेम शॉक्ड रह गया था। उसने गुस्से से काल को देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुमने दुर्गा को किडनैप क्यों है काल? तुम्हें तो इस शुभी से मतलब होना चाहिए था ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें वो शिखा चाहिए। तुम उसे पाना चाहते हो, पर मेरी दुर्गा को क्यों यहाँ लाए हो? काल के होठों पर जहरीली मुस्कान तैर गई थी। उसने अपने लोगों को इशारा किया तो उसके लोग प्रेम और शिवी को पकड़कर उनके ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। प्रीति ने गुस्से से काल को देखा तो तभी एक आदमी उसके पास आकर उसके हाथों को पीछे से पकड़ लिया। तभी वहां पवन भी आ गया। उसने जब प्रेम और प्रीति को देखा तो वो काल से बोला, काल ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को क्यों पकड़ा है तुमने? तभी एक आदमी ने उसे भी पकड़ लिया। काल शैतानी मुस्कुराहट लिए, पवन तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर से तुम्हारी मदद करने आया हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काल हूँ। काल सालों तपस्या करके मैंने शैतानी शक्ति प्राप्त की है, पर जब तक मैं किसी ऐसी लड़की से विवाह नहीं कर लेता जो कि गुरु पूर्णिमा के सूर्य उदय के समय जन्मी हो तब तक मेरी शक्तियां अधूरी ही रहेगी। मैं प्रीति को किडनैप नहीं करता पर इसकी खूबसूरती देख मैं पागल हो गया, इसलिए मुझे मजबूरन इसे भी यहाँ लाना पड़ा। क्योंकि विवाह के बाद सुगरात होगी और उसके बाद मुझे शुभी की बलि देनी होगी, पर उसके बाद भी मेरा जी बहलाने के लिए कोई तो चाहिए होगी ना। प्रेम और पवन की आंखें लाल हो गई थी। प्रेम गुस्से से तमतमा उठा था। वो चिल्लाते हुए बोला, काल जुबान को लगाम दे वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। पवन ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो काल, तुम्हें शुभी के साथ जो भी करना है करो, पर मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत। तुम जैसा चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। काल उनकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरवानी लग रही थी। वो हंसते हुए बोला, मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ। बस आज तक मेरी एक ही चाहत अधूरी रही है जिसे पूरा करने के लिए ये आ गई है। अब इसे ढूंढते हुए मेरी शिखा भी यहाँ जरूर आएगी। उसके आने से पहले मैं शादी कर लेता हूँ, बाकी की बातें शादी के बाद होगी। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर। कहते हुए वो मंडप से नीचे आया और शुभी के पास जाने लगा। शुभी डर से पीछे होने लगी थी। उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वो भागने को हुई कि काल ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए मंडप में ले जाकर बैठा दिया। शुभी बार बार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर काल के ताकत के आगे वो बहुत कमजोर थी। सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। प्रीति को भी अपनी गलती का अंदाजा हो गया था। वो चाहती तो भाग सकती थी पर उसने शुभी के साथ साथ खुद को भी फंसा लिया था। पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को कहा तो काल शुभी को पकड़कर खड़ा हो गया और उसे खींचते हुए फेरे लेने लगा। शिवी उन्हें देखते हुए मन में बोली, कब आओगी आप मॉम? कहीं काल शुभी से शादी न कर ले। तभी वहां एक आवाज गूंजी, शादी में हमें नहीं बुलाया तुमने काल, दैट्स वेरी बैड। आवाज सुनकर शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। सबने ऊपर देखा जहां शिखा और शिवम खड़े थे। उन्हें देखकर आज पहली बार पवन और प्रेम के साथ प्रीति को भी अच्छा लगा था। क्योंकि वो तीनों भी जानते थे अब काल को कोई नहीं बचा सकता है। शिखा, दी शिखा शर्मा, अ माफिया क्वीन थी, भला उससे आज तक कौन जीत पाया था जो ये काल जीत पाता। एपिसोड 270, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? उत्तराखंड। काल शिखा और शिवम को देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आ जाओ तो आखिर मैं तुमने ढूंढ ही लिया मेरा पता। मानना पड़ेगा बहुत तेज हो तुम दोनों। कहते हुए उसकी नजर शिखा पर टिक गई थी।
शिखा ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टॉप के साथ जैकेट पहन रखा था। उसके काले लंबे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसके नेचुरल रेड होठ और नीली आंखें उसकी खूबसूरती और बढ़ाती थी। शिवम ने काल की नजरों का पीछा किया तो उसकी भौहें तन गई। वो तेजी से गया और शिखा को अपने पीछे करते हुए बोला, शी इज माई वाइफ सो डोंट थिंक अबाउट हर, वरना इतना मारूंगा कि किसी दूसरी लड़की को भी देख नहीं पाओगे। शिखा उसकी बात को इग्नोर कर शुभी को देख रही थी। शुभी की आंखें भी उस पर टिकी हुई थी। कल हंसते हुए बोला, जानता हूँ शिखा तुम्हारी बीवी है, पर मैं उसकी जिंदगी में तुमसे पहले आया था, पर फिर तुम आ गए और इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर इसे अपने साथ ले गए, पर अब नहीं, अब शिखा को मेरा होना पड़ेगा। काल की बात सुन सारे लोग शिखा को देखने लगे थे। शिखा ने भी शुभी से नजरें हटाई और शिवम और काल को देखा। शिवम ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बीवी डोंट से कि आदमी तुम्हारा एक्स है, तुम्हारी चॉइस ऐसी तो नहीं। इनकी सारी बातें वैन में बैठे बाकी लोग भी सुन रहे थे। उन सब ने अयान को देखा क्योंकि एक वही शिखा का दोस्त था। सीड ने कहा, अयान क्या सच में ये काल भाल बेबी का बॉयफ्रेंड था? अयान ने याद करते हुए कहा, शिखा के कई सारे आशिक थे पर उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इस काल को तो मैंने देखा ही नहीं है, देख लेता तो शायद पहचान लेता। इधर शिखा ने हाथ फोल्ड किए और काल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, अभी थोड़ा राक्षस जैसा दिखता है, पर 25-26 पहले पक्का बहुत हैंडसम लगता होगा। उसकी बात सुन सब शिवम का शक्ल ताकने लगे थे। उसका मुंह बन गया था। वो बोला, हाँ अच्छा लगता होगा पर मुझसे ज्यादा नहीं। वैसे क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? शिखा ने नमे सिर हिलाया, फिर काल को देखते हुए बोली, कॉलेज में हम साथ थे। तुम करण से काल कैसे बन गए? क्यों ये सब कर रहे हो? तुम्हें तो काली शक्तियों में यकीन नहीं था ना? करण नाम सुनते ही अयान चौंकते हुए बोला, करण, पर ये तो मर चुका था, ये अब तक जिंदा कैसे है? अंश ने कहा, डेथ थोड़ा अच्छे से बताओ ना। अयान ने कहा, कॉलेज में ये शिखा के लिए पूरा पागल था, पर शिखा ने इसे मना कर दिया था। उसके बाद भी इसने बहुत कोशिश की थी, पर हर बार शिखा के मना कर देने के बाद एक दिन इसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में ये मर गया, पर ये तो जिंदा है। रेहान ने सोचते हुए कहा, कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं जो अपनी अधूरी मोहब्बत पाने वापस आया हो। उसकी बात पर सबने उसे घूर कर देखा तो वो अपनी बत्ती सी चमकाने लगा। कोई भी नहीं चाहता था कि करण यानी काल कोई भूत प्रेत या आत्मा निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उससे लड़कर जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। शिवम और बाकी सबको भी शिखा ने सारी बातें बता दी थी। वो बोली, तुम मरे नहीं थे तो तुम्हारे मरने की अफवाह किसने फैलाई थी? काल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ही फैलाई थी मेरी मरने की अफवाह। सोचा था जब शक्तियां प्राप्त करके आऊंगा तब तुमसे किसी भी तरह शादी कर ही लूंगा, पर तुम तो इस शिवम बटर के साथ निकल ली। मुझे मेरे गुरु ने तुम्हारी शक्तियों के बारे में बताया था। तुमसे शादी करने वाले की किस्मत चमक जाएगी। तुम जिस नक्षत्र में जन्मी में वो उसमें बहुत शक्तियां हैं, पर अफसोस तुमने इसके साथ संबंध बनाए जिस वजह से मुझे तुमसे दूर होना पड़ा, क्योंकि मैं तो क्या कोई आम इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता। शिवजी तुम्हारी रक्षा स्वयं किया करते हैं, पर अब मैं इस लड़की से शादी करूंगा ताकि तुम्हें हरा पाऊं और तुम्हें पा सकूं। कहते हुए वो अजीब तरह से हंसने लगा। शिखा के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। तभी पवन ने कहा, इसे पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, पर ये तो पहले से ही शादीशुदा है। तुम किसी शादीशुदा लड़की के साथ संबंध बनाकर उसकी शक्तियां नहीं पा सकते। काल ने हंसते हुए कहा, सही कहा, शादीशुदा लड़की से मैं कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, पर शिखा की शादी तो हुई ही नहीं है। भले उसने शिवम का साथ पाकर शिवी को जन्म दिया है, पर उनकी शादी नहीं हुई है। वो एक कुंवारी माँ है और मुझे उससे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी शिखा चाहिए। वो तेरी शिखा नहीं है, वो मेरी है, शिवम ने गुस्से से कहा तो शिखा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम बेवकूफ इंसान, बातें करने में टाइम क्या वेस्ट कर रहे हो? मैं कोई सामान नहीं हूँ जो उसकी नहीं तुम्हारी है। जाओ और जाकर पीटो उसको, समझे? अगर एक बार उसने पूरी रीति रिवाज से शुभी से शादी कर ली तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, फिर उसे हरा पाना मुश्किल होगा। शिवम ने धीरे से कहा, तुम मुझे सबके सामने बेवकूफ इंसान बोलकर मेरी इज्जत का कचरा क्यों कर रही हो?
कम से कम यहाँ तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ और मैं क्यों जाऊँ तुम जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, हर किसी को तुम पसंद आ जाती हो, जिसे देखो वो तुम्हारा दीवाना बना दिखता है। शिखा उसे गुस्से से घूरने लगी थी, तभी उनके कानों में पंडित जी की आवाज आई। काल शुभी के साथ जबरदस्ती फेरे लेने लगा था। उसे देख दोनों उन्हें रोकने के लिए बड़े की 4 आदमी उनके ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद की और दांत पीसते हुए बोली, तुम शिवम के बच्चे सच में महाबेवकूफ हो। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। देखो तुम्हारी वजह से ये चारों आदमी हम पर गनताने खड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे? शिखा ऐसा कहकर वैन में बैठे बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर रही थी ताकि वो सब उनकी मदद के लिए आ पाए, पर शिवम गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, देखो बीवी घर में बोलती हो तो बोलती हो, पर यहाँ मेरी थोड़ी सी तो इज्जत करो। शिवी हमारी बेटी यही है और मेरी सासू माँ भी यही है और ये लोग भी यहाँ हैं, ये सब मेरे बारे में क्या सोचती होगी? पवन और प्रेम ने अपना सिर पीट लिया था। प्रेम ने चिल्लाते हुए कहा, अरे अंकल हम कुछ नहीं सोचेंगे, आप शादी रोकने में कंसंट्रेट करो ना। शिवम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, अंकल होगा तेरा बाप, इसे तो शिखा कहकर बुलाते हो और मुझे अंकल कह रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों? प्रेम अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वो तो इसलिए क्योंकि ये आंटी जैसी दिखती ही नहीं है, लगता है जैसे अब भी 30 साल की हो, बहुत खूबसूरत और एट्रैक्टिव। पर आप? शिवी ने बीच में कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मेरे डैड मेरा शिवम भी बहुत हैंडसम लगता है। अगर उसे बुरा कहा न तो जुबान खींच लूंगी। उसका साथ देते हुए प्रीति ने कहा, हाँ भाई शिवम कहा ये आपको अंकल लगता है, कहीं आप उसके गुड लुक से जल तो नहीं रहे हो? प्रीति ने कहा, हाँ दी आपका भाई जल रहे हैं। शिवम के होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई थी। वो दोनों लड़कियों को देख रहा था जो कि उसके फेवर में थी। उसने शिखा को देखकर एक प्राउड स्माइल पास की तो शिखा ने अजीब तरह सा मुंह बनाते हुए उसे देखा, तभी शुभी की आवाज आई, रिद्धि दी, दुर्गा दी आप दोनों बाद में शिवम के लिए लड़ना, पहले मेरी शादी रोको। पिछले बार ये प्रदीप अंकल मेरे पीछे पड़े थे और इस बार ये करण काल जो भी है ये अंकल मेरे पीछे पड़ गए। सारे अंकल क्या मेरी किस्मत में ही लिखे हैं? शुभी की बात सुन सारे लोग शॉक्ड रह गए थे। काल भी रुककर उसे देखने लगा था। शिवी और प्रीति यानी कि रिद्धि और दुर्गा ने शॉक्ड होकर कहा, तुझे भी सब याद है, मतलब तू शिवानी है? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।